जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नालंदा यूनिवर्स 77 पर स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 यानी कि यूपीएसआई 2024 के जितने भी मुख्य सब्जेक्ट, उन सभी मुख्य सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट यानी कि एमसीक्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, सॉल्व करवाए जाएंगे दोस्तों, वो आपके एसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी जितने दिए रहेंगे उसको भी एक्सप्लेन कर समझाया जाएगा दोस्तों। और हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए कि आपका बढ़िया नंबर से, अच्छे नंबर से यूपीएसआई में सिलेक्शन हो दोस्तों। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करिए। जय हिंद। और दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि ये यूपीएसआई 2024 यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 का प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सीरीज़। और 2 वीडियो हिंदी का अपलोड कर दिया गया, आज ये तीसरा पार्ट है। दोस्तों, आपको यहाँ पर हिंदी से संबंधित जो भी यूपीएसआई का सिलेबस है, हिंदी से संबंधित हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक का विस्तार से एमसीक्यू देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मेरा दावा है दोस्तों कि अगर आप लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट को सही तरीके से फॉलो किया, रिवीजन किया, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, ये दावा है। और हमारी थोड़ी मेहनत, आपकी थोड़ी मेहनत अगर एक साथ मिल जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 36 है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। सवाल नंबर 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हिंदू उर्दू मिश्रित। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 पे आ जाइए। एक मिनट, इसमें कहा गया है इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि माफ करिए, हिंदी उर्दू मिश्रित। अब एक चीज़ ध्यान ये देना कि देखिए प्रश्न नंबर 36 और प्रश्न नंबर 37 एक ही सवाल है। अब देख लो, थोड़ा सा पूछे जाने का तरीका ही अलग है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, यहाँ ये पूछा गया, उसमें पूछा गया इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है। अब कई सारे सवाल आपको ऐसे भी मिलेंगे जो लगभग एक ही होंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत पूछे जाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर आ जाइए, आप बात करते हैं 38 पे। इसमें क्या कहा गया है। इसमें है कि हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। अब 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1967। ठीक है, अब मानकीकरण क्या है ये ध्यान देना, जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है फिलहाल, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। हिंदी वर्तनी में एक रूपता लाने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया कि 1961 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। ठीक है, और समिति ने अप्रैल 1962 में अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत की। और उसके बाद 1967 में 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण शीर्षक पुस्तक में व्याख्या तथा उदाहरण सहित इसे प्रकाशित किया गया। यानी कि मैंने ये बता दिया कि इसका हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। लेकिन कभी भी सवाल पूछा जाएगा तो सिर्फ यहीं से ही आएगा। ठीक है, ज़्यादा अंदर तक डीपली नहीं पूछा जाएगा। ठीक, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए। आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 39 में। इसमें कहा गया है, एक मिनट, ये थोड़ा सवाल गलत प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनना। सवाल है दोस्तों कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया। यहाँ पर होना चाहिए था स्वीकार करने का सुझाव। ध्यान देना, मैं बोल दे रहा हूँ, स्वीकार के आगे होना चाहिए था स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया। ठीक है, अब इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुनीत कुमार चटर्जी। जैसा मैंने आपको अपने वीडियोस में कहा कि कहीं कहीं आपको ऑप्शन, जैसे यहाँ बी है ना, तो बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कई सवाल में थोड़ा सा मिसमैच हो गया। इससे कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा वो एकदम सही होगा। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, यहाँ लिखा है देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया। सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि सुनीत कुमार चटर्जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40, इसमें पूछा गया इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। ध्यान देना, क्या पूछा गया, देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। सवाल क्या है, किस राज्य में। तो हिंदी में ऐसे भी सवाल आते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी में बस सिर्फ काका गागा, ऐसा नहीं भैया। हिंदी से संबंधित जितने भी सवाल हैं, हिंदी का हिस्ट्री पॉलिटी, वो भी पूछा जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि भाषा जो है भारत के कौन से भारत के संविधान कौन से आर्टिकल में है, भाग में है। ठीक है, तो हिंदी में क्या है कि हिंदी में हम लोग बात करेंगे। हिंदी में मान के चलिए कम से कम यूपीएसआई के लिए मैं 500 600 700 क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करवाऊंगा, और ज़्यादा भी हो सकता है। और टाइम आप सबके पास बहुत पर्याप्त है, बस क्या करना है, सिर्फ मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। एक चीज़ ध्यान देना, हिंदी को देखिए 500 600 सवाल, मतलब ये नहीं कि 500 600 सवाल अलग अलग, कई सारे सवाल आपको एक ही होंगे। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है, ठीक है, तो सवाल उसका पूछे जाने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। मैं सवाल का इतना टाइप करवा दूंगा ना कि आप मतलब कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। क्या पूछ लेगा एग्जाम में, कुछ भी पूछ ले, उत्तर तो आपको मालूम ही होगा। ठीक,
इसमें क्या पूछा गया, कौन सा राज्य, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात में, ठीक। तो गुजरात राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था, ठीक है। यहाँ के एक राजा हुआ करते थे, एक राजा जयभट्ट के शिलालेख में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उदाहरण मिलता है। अब शिलालेख क्या है, जैसे कि जो पत्थर होता है उस पर जो चीज़ लिखा होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 पे आ जाइए। इसमें है कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि अक्षरात्मक, ठीक है। इसे कीलाक्षर भी कहते हैं। अगर कभी ऑप्शन में ये ना लिखा रहे, अगर कीलाक्षर लिखा रहे, ठीक है, तो उसको भी आप बोल सकते हो कीलाक्षर, ठीक। तो दोनों बात एक ही है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर आ जाइए, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। अरे तो बहुत लंबा सवाल हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, घबराना है तो नहीं है आप सभी को। 42 से देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाख, एक हाँ सुधारों में यहाँ पे होना चाहिए था पंचमाक्षर यहाँ होना चाहिए था, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वर के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया, ठीक है। ये सवाल पूरा था। अब 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्याम सुंदर दास ने। एक बात मैं फिर बता दे रहा हूँ, जो पीडीएफ आप सभी को मिलेगा उसमें सब चीज़ विस्तार से रहेगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये पीडीएफ आप सभी के लिए बनाया गया है। हो जाता है सब नॉर्मल चीज़ें, छोटी चीज़ें, ठीक है, इन सब में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। प्रश्न नंबर 43 पे आ जाइए। इसमें है कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं। 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि देवनागरी में, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी, आसान सा सवाल है, ठीक है। ये एक आक्षरिक लिपि भी है, ये भी ध्यान देना, क्या है, आक्षरिक लिपि, जिसे बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है, ठीक है। देवनागरी लिपि में ही संस्कृत तथा मराठी भी लिखी जाती है। तो दो नाम और याद रखना, संस्कृत और मराठी, ठीक है, क्योंकि सवाल कभी भी कुछ भी बन सकता है। बाएं से दाएं लिखा जाता है, ध्यान देना है। इस यह एक आक्षरिक लिपि है, ये भी ध्यान देना। कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि जो ये एक आक्षरिक लिपि है, ये भी ध्यान देना, ठीक है। आक्षरिक लिपि लिख देता हूँ मैं, आपको हर एक पॉइंट पर बताऊंगा, गलती होने का चांस हो ही नहीं सकता आप सभी का। आक्षरिक, ध्यान देना, ठीक। प्रश्न नंबर 44 है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। 44 का सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि देवनागरी, अभी हम लोगों ने बात किया। प्रश्न नंबर 45 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जाहिर सी बात है डी होगा, देवनागरी। प्रश्न नंबर 46 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाग नंबर 17 में, ठीक है। भाग नंबर 17 में राजभाषा का प्रावधान है। हिंदी भाषा को राजभाषा तथा अंग्रेजी को सहायक राजभाषा के रूप में रखा गया है। तो सहायक पूछ लिया जाए तो अंग्रेजी होगा और राजभाषा पूछ लिया जाए तो हिंदी होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 47 में आ जाइए। इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 348 अनुच्छेद, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब ध्यान देना। प्रश्न नंबर 48 आ जाइए। इसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि 22। चलिए बी यहाँ पर गलती से वो प्रिंट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं भाई, ज़्यादा आप सभी को पैनिक नहीं होना। बी में होना चाहिए था 22, यानी कि 22 भाषाएं शामिल है। अब अगर आपका इच्छा है तो मैं बोल देता हूँ कौन कौन सी भाषा है। सुन लो, मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, सुन लो एक बार। पहला है असमिया, जहाँ इसे बोला जाता है असम में। देखो भाषा ऐसे हैं कि आप जान जाएंगे कि कौन से क्षेत्र में बोला जाता है। तो पहला है असमिया, संस्कृत, मलयालम, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, बोडो, सिंधी, मराठी, उड़िया यानी कि उड़िया, पंजाबी, मैथिली, गुजराती, तेलुगु, बंगला और संथाली, मणिपुरी, कन्नड़, कोंकणी, डोगरी, तमिल तथा नेपाली, ठीक है। तो ये 22 भाषाएं, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 49 है, भारत की माफ करिए, भारत की कह सकते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, ये ध्यान देना 8वीं अनुसूची जो लिखा है, निम्न में से कितनी भाषा का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभी हम लोगों ने बात किया 22। अब यहाँ पर सवाल नंबर 49 ध्यान देना है, क्या पूछा गया, 8वीं अनुसूची, और यहीं पर आपके ऊपर पूछा गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। ये ऐसा सवाल है, और 49 में सेम उसी तरह सवाल है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाएं उल्लेख है, तो मतलब एक ही है, ठीक है। फिर सवाल नंबर आ जाइए 50, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। देखिए अब सवाल वही है, लेकिन क्या पूछ लिया गया, शामिल नहीं है। अब जो बच्चा रट लिया है 2-4 नाम, वो तुरंत इसका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि अब आपको सारी 22 भाषाओं को मालूम होना चाहिए, ठीक है।
अब 22 भाषा याद करने से अच्छा है आप ये याद कर लो कि कौन सी भाषा नहीं है, ठीक है। अब पूछा गया कौन सी भाषा शामिल नहीं है। अब 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थानी शामिल नहीं है। तो राजस्थानी शामिल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, उर्दू, तमिल और नेपाली शामिल है, ठीक। प्रश्न नंबर आ जाइए, एक मिनट। प्रश्न नंबर 51 है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है। फिर वही पूछा गया शामिल नहीं है। अब जो जो बच्चों को याद है वो तो तुरंत कर लेगा, अगर सिर्फ 2 ही 4 नाम याद है तो नहीं कर पाओगे। आपको कम से कम 18 से 22 भाषा पूरा मालूम होना चाहिए कौन कौन सा शामिल है, ठीक है। अब फिर पूछा गया कौन सा शामिल नहीं है। अब जो बच्चे जानते होंगे तुरंत उत्तर दे देंगे। वैसे फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि छत्तीसगढ़ी। ऐसे कई सारे सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। सब ध्यान दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जान लो आप लोग। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि मगही। तो अब अभी जान लो, मगही, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी, ये 3 भाषा अभी हम लोगों ने जाना कि 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है। अभी और भी सवाल ऐसे आएंगे। प्रश्न नंबर है आप सभी के सामने 53, इनमें इसमें है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भोजपुरी, ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय अनुसूची में 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक। 54 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मीजो। अब आपको क्या पता चल गया, मीजो, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और मगही और एक कोई और होगा, और भोजपुरी, ये सभी 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है। अब देखो ये सब कितनी अच्छी चीज़ें हैं, ये आपको तुरंत याद करना है, तुरंत याद करना है। इसमें है 55 में, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुलु, ठीक है। प्रश्न नंबर 56 है, कौन सी भाषा नहीं है। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भोजपुरी। कौन सी भाषा नहीं, देखिए भाषा तो ये भी है, ठीक है, मतलब उसे क्या कहते हैं, भाषा तो ये भी चीज़ें तो बोली जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें 8वें अनुसूची में कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 57 में आ जाइए, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीजो, अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक। भारतीय संविधान की भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया, अभी हम लोगों ने बात किया। तो कौन सा था, 8वीं यहाँ नहीं लिखा तो मतलब हो जाएगा अष्टम, कि 8वीं अष्टम मतलब एक ही हुआ, ठीक। तो ये सब सवाल ध्यान देना। देखिए 8वीं अनुसूची से कितना सवाल बन गया, कितना सवाल पूछा गया है, तो मैं आपको मतलब खाली नहीं जाने दूंगा। आपको सवाल एग्जाम में करने हैं, सब सही करना है, इतना गारंटी मैं ले रहा हूँ। 59 कौन सी भाषा भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है। अभी तक 8वीं पूछता था, अष्टम पूछ लिया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे, अगर उनका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो गलती कर देंगे, ठीक है। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुलु, ठीक। प्रश्न नंबर 60 में आ जाइए कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीजी खैर, बीजी खैर। अब इनका पूरा नाम भी याद रख लो। बीजी खैर मतलब हुआ बाल गंगाधर खैर, ठीक है। और राजभाषा आयोग का जो गठन था वो कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगला है 61, भारतीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं, उत्तर जानो, सिर्फ बी होता है भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 62 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान अधिनियम 2003 के तहत, एक मिनट, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट सही से नहीं हो पाया, तो मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लो बस। इसमें सवाल में क्या होना चाहिए था ये सुन लो। इसमें होना चाहिए था निम्नलिखित में से किस भाषा को 92, इतना तो सही है, संविधान अधिनियम 2003, इतना भी सही है, बस आगे का थोड़ा सा यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर और क्या होना चाहिए था, ध्यान देना। यहाँ पर होना चाहिए था कि के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि तमिल, ठीक है। सवाल ध्यान देना, क्योंकि क्या कहा गया है, 92वें संविधान संशोधन 2003 में शामिल नहीं किया गया है। वैसे तो 8वीं अनुसूची में शामिल है, लेकिन क्या कहा गया है कि 2003 में, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब कभी ये पूछ ले कि 8वीं अनुसूची में क्या तमिल भाषा शामिल है, तो ऐसा मत कह देना कि नहीं शामिल नहीं, ये शामिल है, लेकिन 92वें संविधान अधिनियम 2003 के तहत कौन सा जोड़ा गया है, ठीक है, कौन सा जोड़ा गया। तो अगर जो जोड़ा पूछ ले तो ये हो जाएगा संथाली, डोगरी और मैथिली। लेकिन अगर पूछ ले कौन सा शामिल नहीं किया गया, जो कि सवाल में है कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, तो हो जाएगा तमिल। क्यों, क्योंकि ये 92वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं शामिल किया गया है, उससे पहले ही ये था, ठीक है, समझ में आया। प्रश्न नंबर 63 पे आ जाइए, इसमें भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 351,
ठीक है। तो इसमें ये कहा गया दोस्तों कि इसके तहत जो अनुच्छेद 351 के तहत है कि संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश दिया गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 64 पे आ जाइए। इसमें है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है। 64 का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि 351, जो अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। प्रश्न नंबर 65 है, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार ने उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रसार और विकास के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या है? प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है। यहाँ ध्यान देना क्या होना चाहिए, के लिए किया जाता है। छोटा सा मिस्टेक है, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 351, अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। तो देखो अनुच्छेद 351 है, लेकिन सवाल कितना ज़्यादा पूछा गया है। देखो हर सवाल एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है, उत्तर वही है लेकिन पूछे जाने का तरीका कितना अलग है, ठीक है। तो ऐसे सवाल होते हैं, ठीक है। आपको कोई चीज़ को रटना नहीं है, समझना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लेखित है। 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 351 अनुच्छेद, ठीक है। देख लो अनुच्छेद 351 से संबंधित कितने सवाल में मिल गए हैं आपको, 4-5 तो मिल ही गए हैं। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान में है, तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक, ठीक। तो ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 68 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा। 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 343, ठीक। प्रश्न नंबर आ जाइए 69 पर, शोर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है। शोर श्रेणी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोज़ में, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे आगे भी, आप लोग को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। क्या पूछा गया है, विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या होगा, ठीक है। विकसित भाषाओं का सही क्रम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर वो दिया गया ना ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2, ठीक। 1 और 2 यानी कि राजस्थानी और गुजराती, ठीक है। अब ध्यान सुनना, शोर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम है राजस्थानी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी का विकास भी शोर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। बंगला मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा, ठीक है। बंगला मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा, ठीक। तो इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कभी ये पूछ ले, देखो ये तो मालूम हो गया, लेकिन कभी ये पूछ ले कि बंगला, ये जो है भाषा यानी कि बंगला, ये किससे मतलब विकसित भाषा है, तो इसके दोनों बारे में तो पता चल गया। अगर कभी चौथा वाला पूछ ले तो इसका हो जाएगा मागधी, ठीक है। अब क्या बचा पंजाबी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आप लोग को परेशान नहीं होना है। प्रश्न नंबर 70 है, इसमें कि मागधी अपभ्रंश से विकसित होना चाहिए था विकसित, कोई बात नहीं। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है, अभी हम लोगों ने बात किया, सही उत्तर हो जाएगा सी मगही। अब ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली मगही है। खड़ी बोली एवं ब्रज भाषा कन्नौजी तथा बुंदेली शोर श्रेणी अपभ्रंश से निकली है, ठीक है। देखो इसके बारे में तो हम लोग को ये मालूम हो गया। अब क्या जानते हैं, खड़ी बोली के बारे में और ब्रजभाषा के बारे में। तो ये भी जान लो कि खड़ी बोली और ब्रजभाषा कन्नौजी तथा बुंदेली शोर श्रेणी अपभ्रंश से निकली है, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार मागधी अपभ्रंश से, अब मागधी बारे में फिर जान लो, मागधी अपभ्रंश से बिहारी भी, बंगला, ओडिया और असमिया बोली भी निकली है। तो ये तो आया ही है, साथ साथ में और कौन कौन आया है, बिहारी, बंगला, ओडिया, असमिया बोली भी निकली है, ठीक है। और इन दोनों के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया, तो इतना कुछ मालूम होना चाहिए, ठीक। अगला सवाल है, सवाल नंबर 71 है, इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि मगही, अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। प्रश्न नंबर 72 में आ जाइए, इसमें कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, अभी हम लोगों ने बात किया है, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा मैथिली, क्योंकि मगही, मैथिली, ये सभी चीज़ें जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कोई सवाल, कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपको लगता है कोई से मुझसे कुछ गलती हो गई है, बेशक आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर आपको लग रहा है तो हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट मैं 20 दिन से 25 दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट आप सभी को करवा दूंगा। जब भी एग्जाम होगा आप सभी का, उसके 1.5 महीना पहले ही सब प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा, कि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का समय मिल जाए, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक। जय हिंद।